तो लगातार न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज जारी है जिसमें कोरोना से जुड़े तमाम अहम सवाल के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बीता कल कैसा रहा, आने वाले कल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके की उम्मीद जानकारों की है, एक्सपर्ट की है और किस तरीके के कदम राज्य सरकारों के स्तर पर उठाए जा रहे हैं, इसके इर्द गिर्द ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है क्योंकि सवाल आपकी जिंदगी से जुड़ा है, आपकी सेहत से जुड़ा है। बिल्कुल अनुराग, और हम सबसे बड़ा सवाल जो आज पूछ रहे हैं जिसका जवाब पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि कोरोना एग्जिट कब होना है, यानी कि कोरोना से हम बाहर कब निकलेंगे, कोरोना को यहां से कब हम भगा पाएंगे, कोरोना यहां से कब भागेगा। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए देवेंद्र नेगी साहब, डीजी हेल्थ उत्तर प्रदेश, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर सलभ जी हमारे साथ हैं आईआईटी कानपुर से। प्रोफेसर सलभ, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि ये जो बहरूपिया है कोरोना, जो हर वक्त रंग बदल रहा है, इस रंग बदलते कोरोना से निजात कब मिलेगा? देखिए, इस कोरोना से निजात तो उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन भारतवर्ष का जो हर एक नागरिक की इच्छाएं जाग जाएगी। और उसके लिए हमको सभी को ये दूसरी वेव आने के बाद में जिस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको शेयर करना पड़ेगा और उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए हर एक कार्यालय को, हर एक मंत्रालय को अपनी अपनी जगह पर कार्य करना पड़ेगा। और हर एक मंत्रालय आज भी अपनी अपनी जगह पर कार्य कर रहा है, लेकिन वो आग लगने पर कुआं खोदने का काम कर रहा है। लेकिन अगर हमारा एक सुझाव ये है कि जो एक मेरा पर्सनल बिलीफ है, हमारा पर्सनल मानना है कि हमारे देश में जो मीडिया बहुत स्ट्रांग है जी। अभी जिस तरह की बातें कर्नल मेजर बख्शी ने बताई कि हमारे यहाँ पे पहले अस्पताल तैयार हो गए थे और पहली वेव खत्म होने के बाद में हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमने कुछ नहीं किया। अगर हमारा मीडिया इस बात पर आमादा हो जाए कि जिस तरह के इश्यूज आज हम आग लगने पर, कुआं खोदने पर सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं, जैसे ही हमारा ये सेकेंड वेव का कर्व हमारा कम होना शुरू होता है, हमारा अगर मीडिया तंत्र अपने डिस्कशन से, अपने माध्यम से सरकार को ये प्रोफेसर सलभ, हम तो लगातार न्यूज नेशन लगातार एक मुहिम चला रहा है, एक अपील कर रहा है जिम्मेदार चैनल के तौर पर लोगों से कि आप आगे आइए, अगर आप कोरोना से ठीक हुए हैं तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। प्रोफेसर सलभ, लगातार हम अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन एक लाइटर नोट पर बात सर, फौजियों का आत्मसम्मान बड़ी बात होती है। जीडी बख्शी साहब रिटायर्ड मेजर जनरल हैं जिनकी एक अहम भूमिका रही है इस देश में। हो सकता है कि कर्नल सुनकर शायद उनको बुरा लगे या अटपटा लगे, उनके सम्मान को सैल्यूट है। लेकिन देवेंद्र नेगी साहब, देवेंद्र नेगी सर, सवाल सर मेरा आपसे, क्या आप उत्तर प्रदेश के 20-22 करोड़ लोगों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको बता सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय का, उत्तर प्रदेश सरकार का क्या कुछ विजन है, क्या कुछ प्लानिंग है आने वाले वक्त में, किस रणनीति के तहत आप काम कर रहे हैं ताकि हालात सुधर सके? देखिए, हम लोग शुरुआत से ही जो है वो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग इस पे विश्वास करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने सबसे आज की तारीख में हम लोग 4 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं। एडवांटेज इससे ये होता है कि हम अगर टेस्ट करते हैं तो एक तो उस आदमी को प्लस उस आदमी के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको हम टेस्ट करते हैं, तो जो भी पॉजिटिव आता है तो एटलीस्ट हम ये पता लग जाता है कि ये लोग पॉजिटिव हैं, तो उनको अगर हम सेपरेट कर देंगे तो वो कम से कम टेस्ट जो अपने उसको फैलाएगा नहीं। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी हम लोग शुरू से ही अपनाते आए हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया कि लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या का देश है, प्रदेश है ये, और यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम टेस्ट को करके, यही हमारा जीत का मूल मंत्र है। और हम लोग इसी रफ्तार से, अभी जैसे हम लोग पहले 1.5 लाख के करीब टेस्ट पर डे के हिसाब से करते थे, अब ये है कि हम लोगों ने और टेस्टिंग को करीब 2 से 2.5 लाख टेस्टिंग करने के बढ़ाया है, क्योंकि जितने हम टेस्ट करेंगे उतने हम पॉजिटिव पेशेंट या उनके कॉन्टैक्ट्स को हम लोग देवेंद्र नेगी साहब, एक सवाल और सर, अगर मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, अगर मुझे सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है और निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या ऐसे में कुछ प्लानिंग है राज्य सरकार की, कोई योजना? देखिए, जो सरकारी अस्पताल हैं या गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, उनको जो है वहाँ तो फ्री में इलाज मिलता ही मिलता है। इसके अलावा
जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी हम मुफ्त में इलाज दिला रहे हैं और उनको हम जी सर। प्रधानमंत्री की योजना के तहत जो है उनको उसका पेमेंट हम लोग करते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, जरा उनका भी तारुफ करा देते हैं। कुछ सवाल उनसे कर लेता हूं क्योंकि वक्त अब ज्यादा बचा नहीं है। डॉक्टर सुशीला कटारिया, निदेशक मेदांता की हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज देश को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना एग्जिट कब होगा, क्योंकि आज तमाम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन आज देश की जनता डॉक्टर सुशीला ये समझना चाहती है कि भारत में, हमारे देश में, जहां पर हम लोग हर तरीके से संपन्न हैं, ऐसे देश में ये कोरोना कब तक बैठा रहेगा, इससे कब हमें निजात मिलेगा? देखिए, अभी तो बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं हम कोरोना के इन्फेक्शन को देखते हुए, और ऐसा नहीं लग रहा है कि नियर फ्यूचर में इससे कोई निजात मिलने वाला है। इस तरह की स्थिति जिसमें केसेस का बढ़ना और मृत्यु दर ज्यादा होना, मुझे लगता है कुछ 2-3 महीने तक तो और कंटिन्यू रहेगा, और वो भी जब हम बहुत ज्यादा एहतियात बरतेंगे, बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे और बहुत ही एग्रेसिव लेवल पे हम वैक्सीनेशन करेंगे। क्योंकि जिस तरह से हमारी जनसंख्या है, ये इस तरह के इन्फेक्शन या वेव्स का बार बार आना जाना 1-2 साल तक भी कंटिन्यू रह सकता है, और वो देश की जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आर्थिक स्थिति के लिए कितना भयानक हो सकता है। सो ये कोरोना ने हमें सिखा दिया है दूसरी वेव में जाके कि हम इसको लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। सुशीला, अब एक सवाल ये है कि आज क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितने हैं सब में बेड एकदम फुल है, वहां पर किसी को एडमिट कराना है तो बहुत मुश्किल काम है। आप लोग तो इससे 2-4 हर रोज होती होंगी, ये समस्या का निदान कब होगा? आने वाले वक्त में आईआईटी की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है कि अभी तो हालात और खराब हो सकते हैं। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने एक्सपेंशन पर जोर दे रहे हैं डॉक्टर सुशीला? जी बिल्कुल, ये जो अभी तक एक्सपेक्टेशन है कि नंबर ऑफ केसेस और बढ़ेंगे और आईसीयू और हॉस्पिटल बेड्स की ऑलरेडी कमी हो गई है, और किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य के अभाव में किसी का निधन होना, इससे भयावह और इससे दुखदायी किसी डॉक्टर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सो हाँ, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी अपनी तरीके से उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। कुछ लोग पोर्टेबल हॉस्पिटल्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने जैसे ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे ध्यान दे रहे हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद भी पर्याप्त नहीं होगा, तो हमें एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि आप गांव के लेवल पे क्या करेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे क्या करेंगे, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे क्या करेंगे, ताकि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके हमारे हेल्थ सर्विसेज की। और हमें रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स में बिना सीटी के, बिना ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के भी कैसे इलाज करना है, ये भी हमें सोचना होगा। सुशीला, वो लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज अफोर्ड कर सकते हैं, क्या उनके लिए इस तरीके की कोई योजना पर भी काम चल रहा है? ये उन्हीं लोगों के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज अफोर्ड कर सकते हैं कि उनके घर पर ही आईसीयू जैसा सेटअप डेवलप हो जाए। क्या इस तरीके की संभावना है? क्या वो व्यवहारिक है? क्या वो प्रैक्टिकल है? जी, धीरे धीरे नए इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं, और एक जो होम केयर है माइल्ड केसेस के लिए, मुझे लगता है धीरे धीरे वो मॉडरेट केसेस भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, और हॉस्पिटल में सिर्फ सीवियर केसेस ही आएंगे। तब जाकर हम थोड़ा सा अपने जो बेड की कमी है उसको पूरा कर पाएंगे, और धीरे धीरे ये भी हो सकेगा कि लोग जैसे ऑक्सीजन घर पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो कुछ इंजेक्शंस भी घर पे एडमिनिस्टर करेंगे, और उसके बावजूद भी जो बहुत सिक पेशेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीजनेशन घर पर नहीं मेंटेन होगी, वो आईसीयू में आएंगे। तो मुझे लगता है एक स्टेप अप अप्रोच होगी और एक स्टेप डाउन अप्रोच भी होगी, कि जो पेशेंट हॉस्पिटल जाने के बाद 3-4 दिन में थोड़े स्टेबलाइज हो गए, वो वापस से घर में या एक लोअर डाउन फैसिलिटी में, स्टेप डाउन फैसिलिटी में आएंगे। इस पर हम भी सोच रहे हैं, और मुझे लगता है और हॉस्पिटल भी सोच रहे हैं। डॉक्टर सुशीला, अभी एक चीज और है, एक बात और है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो इतना उनके जेब में इतना पैसा है ही नहीं कि वो इतना लंबा चौड़ा इलाज करा सके, क्योंकि 20-20, 25-25 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, वहां पर बेड की क्या समस्या है, वो सभी देख रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल तक में बेड की समस्या है। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभी हाथ जो हैं वो मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास भी ऐसा कोई प्लान है कि बीपीएल होल्डर कोई अगर आता है, कार्ड बीपीएल कार्ड होल्डर कोई आता है उनके हॉस्पिटल में, तो उसको थोड़ी राहत दी जा सके, उसका इलाज किया जा सके, मतलब और उसके ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े? सीएसआर के तहत या अदालत के आदेश के तहत? ये मुझे लगता है कि एक मानवीय त्रासदी है, और इस बार पैसा
को छोड़कर या जो होता है लाभ को छोड़कर सबको आगे आकर काम करना होगा। मैं चाहती हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर जो भी कर सके, वो पैसा ना करके किसी बड़े छोटे इंस्टीट्यूट की या किसी हॉस्पिटल की हैंड होल्डिंग करें, उसको स्किल प्रोवाइड करें, उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करें, वो भी एक अच्छी सी सपोर्ट होगी। और हाँ, CSR एक्टिविटी के तहत बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। कुछ लोगों को मैं भी जानती हूँ जिन्होंने मदद की है और अभी और भी करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये कलेक्टिव ह्यूमन त्रासदी है जो हम सबको मिलकर ही, इंसानियत जिंदा है। हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा लगातार इस बात को दिखा भी रहा है। लेकिन देवेंद्र नेगी, जो बात हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा पूछ रहे हैं डॉक्टर सुशीला कटारिया से, जिनके पास आर्थिक स्थिति जिनकी बेहतर नहीं है, क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार के स्तर पर, जिले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर टेलीमेडिसिन को अगर प्रमोट करते हैं आप लोग, तो जो विश्वास का संकट है, जो पैनिक है, वो भी थोड़ा कम हो सकता है और उन लोगों को सही राय मिल सकती है, इनकी जिंदगी बच सकती है? देखिए, हम लोग ने उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं कि जैसे कि एक ये कि पेशेंट अगर एडमिट होता है 4-5 दिन का, नॉर्मली पेशेंट जो है 10 से 12 दिन जब तक निगेटिव नहीं हो जाता तब तक हॉस्पिटल नहीं छोड़ता है। तो क्योंकि बेड्स की थोड़ा किल्लत है, तो इस वजह से हमने कहा कि अगर 4-5 दिन के बाद में अगर पेशेंट बेटर फील करता है, उसके वाइटल पैरामीटर SpO2 वगैरह सब विद इन नॉर्मल लिमिट है, तो हम उसको दूसरे होम आइसोलेशन पेशेंट की तरह उसको हम लोग घर पे भेज सकते हैं ताकि हमको जल्दी बेड खाली मिल सके। नंबर 2 चीज हम लोगों ने ये किया है कि जैसे आज के इस बार के सेकेंड वेव में कई ऐसे केसेस मिल रहे हैं जिसमें कि आपका RT-PCR या कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन उसके ब्लड के सिम्टम या CT के सिम्टम या उसका SpO2 डाउन होना, तो ये सारी चीजें अगर ऐसी होती हैं तो उसमें ये होता है कि हम ऐसे पेशेंट को ये करके नहीं छोड़ सकते कि ये कोरोना का पेशेंट नहीं है क्योंकि इसका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है तो हम इसको नहीं भर्ती करेंगे। तो हम लोगों ने ऐसे पेशेंट को प्रिजम्पटिव कोविड पेशेंट करके नोमेनक्लेचर दिया है जी, और उनको भी हम उसी तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है सर। डॉक्टर सुशीला, अब मेरा सवाल आपसे है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सामने इस वक्त बहुत सारी समस्याएं हैं। ऑक्सीजन को लेकर तो सबसे बड़ी समस्या है, और भी बड़ी समस्या यह है कि जो लोग पहुंचकर वहां इलाज कराना चाहते हैं उन लोगों को वहां इलाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी मारामारी इतनी ज्यादा है। अभी आने वाले वक्त में आप लोगों को क्या लग रहा है कि इन समस्याओं से निकलने के लिए, उबरने के लिए क्या कुछ तैयारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास है कि इन समस्याओं से निकल सकें? और जो मदद सरकार की तरफ से हो सकता है उस मदद के लिए क्या सरकार तैयार है और वो मदद कब तक आप लोगों तक पहुंच जाएगी? देखिए, इसमें जो चुनौतियां हैं वो 2-3 तरह की चुनौती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई की भी, कई बार ऑक्सीजन होती है लेकिन हर एक बेड पे हाई फ्लो ऑक्सीजन चल रही है, तो उससे जो आपका जो ऑक्सीजन की पाइप सिस्टम है वो भी इतना प्रेशर नहीं ले पाता, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं ले पाता, क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक अस्पताल में 600 बेड हैं तो 600 के 600 बेड पे ऑक्सीजन चल रही होगी। सो वो लिक्विड ऑक्सीजन की ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं। दूसरा, दवाइयों का, जो अहम दवाइयां हैं जिसमें आपकी स्टेरॉइड्स हैं, इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। टोसिलिजुमैब भी एक इम्पॉर्टेंट दवाई है। तो इस सब को प्लानिंग करने के लिए जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे हैं, एक तो कुछ मेकशिफ्ट प्लेसेस बना रहे हैं जैसे जनरल वार्ड टाइप। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को आयात किया जा रहा है या उनको यूज करने की प्लानिंग की जा रही है। और हमारी जो होम केयर की अप्रोच है उसको बढ़ाया जा रहा है। और टेलीमेडिसिन को तो हर एक, ये पेशेंट टू डॉक्टर भी है और डॉक्टर टू डॉक्टर भी है। पेरिफेरल एरिया में जो डॉक्टर अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील करते उनको भी सपोर्ट देने। लेकिन डॉक्टर सुशीला कटारिया, आखिर में जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वो डॉक्टर सुशीला कटारिया के संपर्क में आए, वो नहीं चाहते कि उन्हें किसी प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल में जाना पड़े, क्या कदम उनको उठाने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो कदम है कि आज के दिन जो इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं और जो पैनल में बैठे सारे डॉक्टरों में से किसी से नहीं मिलना चाहते, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, मास्क पहनिए। सबसे बड़ा जो आपका हथियार है वो मास्क ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सुशीला कटारिया आपका। डॉक्टर देवेंद्र नेगी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। देवेंद्र नेगी साहब आपका और प्रोफेसर सलभ
आईआईटी कानपुर से हमारे साथ जुड़े। आपका भी सलब साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अनुराग, हम ये कोशिश कर रहे थे आज 3 घंटे तक लगातार ये प्रोग्राम और ये महाकवरेज हमने इसलिए दिखाया क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर देश में कोरोना एग्जिट कब करेगा, कोरोना को कब यहां से भगाया जा सकता है, कोरोना अगर है भी तो उसका जो संक्रमण है वो कब खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है बहुत सारी बातें अनुराग अभी जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनके सामने अब क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल विद्या, इसी मकसद के साथ हमने इस कार्यक्रम को किया था। और देखिए अलग अलग राज्यों के जो मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, इस देश में तकरीबन 35 से 40 करोड़ या 35 से 45 करोड़ आबादी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। वहां के वो मंत्री हैं जो बता रहे हैं कि उन राज्यों में उनका किस तरीके का प्लान है आने वाले वक्त में कोरोना की लगाम लगाने के लिए। इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।